Good afternoon everybody, myself Aditi Jain. I am an assistant professor in College of Medical Sciences Nursing Department. आज का हमारा टॉपिक टॉन्सिलाइटिस है। टॉन्सिलाइटिस मेनली जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं हमारी बकल कैविटी में, हमारी ओरल कैविटी में, उसमें अगर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो आपका टॉन्सिलाइटिस में आएगा। जो हमारे ENT डिसऑर्डर्स होते हैं, ईयर नोज और थ्रोट डिसऑर्डर में, उसमें ये अपर रेस्पिरेटरी या अपर बकल कैविटीज़ डिसऑर्डर्स में आपका टॉन्सिलाइटिस आता है। ये हमारे नॉर्मल टॉन्सिल्स हैं और ये हमारे इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स हैं। डिपेंड करता है, अगर किसी इंसान को सीवियर टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो उस कंडीशन में उसको पस फॉर्मेशन होने के चांसेस, एक्सट्रीम स्वेलिंग होने के चांसेस, जिसे हम एडिमा भी कहते हैं, वो होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर हमारी डेफिनेशन आ जाती है टॉन्सिलाइटिस की। इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल्स इज़ मेडिकली टर्म्ड एज टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस मेनली हमारा एक मेडिकल टर्म है अगर हमारे टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो रहा है तो। टॉन्सिल्स आर प्रोटेक्टिव लिम्फ ग्लैंड्स दैट आर सिचुएटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द थ्रोट। जो हमारी थ्रोट कैविटी है उसमें हमारे जो टॉन्सिल्स हैं वो एक प्रोटेक्टिव लिम्फ ग्लैंड्स का काम करते हैं। एक प्रोटेक्टिव लिम्फ ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी बकल कैविटी या हमारे थ्रोट में दोनों साइड पे होती हैं। मेनली हमारे टॉन्सिल्स कोई भी फॉरेन बॉडी इंसर्शन ना हो, ना चोकिंग ना हो, उसके लिए हमारी बकल कैविटी हमारी थ्रोट कैविटी में होते हैं। The tonsils constitutes an important part of the body's immune system and are vital defense organ। जो हमारे टॉन्सिल्स हैं वो मेनली हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम और एज अ डिफेंस ऑर्गन काम करता है। बॉडीज़ इम्यून सिस्टम में कैसे, इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए कुछ हम हेल्दी खा रहे हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम कोई भी फास्ट फूड या कंटामिनेटेड चीज़ खाते हैं तो। और डिफेंस ऑर्गन हमारा जो है टॉन्सिल्स हमारे एक डिफेंस ऑर्गन की तरह भी काम करता है। फिर हमारी पैथोफिजियोलॉजी आ जाती है कि कैसे कैसे टॉन्सिलाइटिस जो है हमारी बॉडी में फैलता है या उसका क्या क्या प्रोसेस होता है ड्यू टू कॉज। जो भी हमारी ईटियोलॉजी है जिसकी वजह से हमें टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, वो डिपेंड करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपको टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, कोई म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, बकल कैविटी में कोई इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, उसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, वो डिपेंड करता है। जिसकी वजह से जो भी कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे टॉन्सिल्स में इंसर्ट होने लगेगा। जो भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस अकर कर रहा है, जब वो हमारी बॉडी में हमारे टॉन्सिल्स में इंसर्ट होएगा उसके बाद हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से जो हमारे हिस्टामिन्स हैं वो हमारे रिलीज़ होने लगेंगे। हिस्टामिन्स हमारा एक केमिकल होता है जो कि आपके इम्यून सिस्टम में रहता है, जिसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन या डिसऑर्डर आपकी बॉडी में जा रहा है उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, ये हिस्टामिन रिलीज़ होने की वजह से वो हमारे नर्वस सिस्टम को जो है सिग्नल पहुंचाता है साइन एंड सिम्टम्स के लिए, जिसकी वजह से हमारे को ये पता चलता है कि हमारे को क्या सिम्टम्स आ रहे हैं और उसकी वजह से हमें क्या क्या डिसऑर्डर या इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। हिस्टामिन रिलीज़ होने की वजह से जो हमारा ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होएगा तो जो हमारे टॉन्सिल्स हैं उसमें एडीमा आने लगेगा या स्वेलिंग होने लगेगी, पस फॉर्मेशन होने लगेगी। ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी टॉन्सिलाइटिस की आ जाएगी। फिर हमारे आते हैं कॉजेज़, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में ड्यू टू कॉज या ड्यू टू ईटियोलॉजी हमने देखा। बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमें टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। कॉमन कॉज इज़ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस आपका कॉमन कॉज होता है अगर किसी इंसान को
टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो हो सकता है कि वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के इन्वेजन की वजह से हो कि वो आपके टॉन्सिल्स में इंसर्ट हो गया हो। बाकी कॉज आपके एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा और हर्पीस आ जाते हैं। फिर आपके रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से टॉन्सिलाइटिस आपका ज़्यादा रिस्क पे आ जाता है। पहला आपका कोल्ड ड्रिंक एंड कोल्ड वाटर आ गया। कोल्ड ड्रिंक्स में आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गई, जो भी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं वो आ गया। और ज़्यादा ठंडा पानी, अगर बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी हम पी रहे हैं या एक्सट्रीम कोल्ड पानी हम पी रहे हैं, उसकी वजह से रिस्क बढ़ सकता है कि हमें टॉन्सिलाइटिस हो जाए। फिर आता है इल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट एंड ओवर क्राउडिंग। इल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट और ओवर क्राउडिंग। इल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट आपका आ जाता है जो अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट है, जो ज़्यादा हाइजीनिक एनवायरनमेंट है। और आपका ओवर क्राउडिंग आ जाता है जहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो या बहुत लोग हों, ठीक। फिर आपका आ जाता है क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन में डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी इंसान को टॉन्सिलाइटिस ही हो तो उससे हमें दूर रहना है, बट क्लोज कॉन्टैक्ट में उस इंसान को साइनसाइटिस भी हो सकता है, रिनाइटिस भी हो सकता है, लेरिंजाइटिस भी हो सकता है, फेरेंजाइटिस भी हो सकता है। ये सारी हमारी जो हैं बाकी इन्फेक्शन, हमारे बकल कैविटी, हमारे ईएनटी के डिसऑर्डर्स या इन्फेक्शंस आ जाते हैं जिनमें कि हमें पेट जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हमें दूर रहना है या एक गैप मेंटेन करके रखना है। साइनसाइटिस मेनली हमारा आ जाता है जो हमारे साइनस होते हैं उसमें इन्फेक्शन होना। रिनाइटिस हमारा आता है जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, हमारी जो बकल कैविटी या जो हमारे नॉस्ट्रल्स में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें इन्फेक्शन अगर स्प्रेड हो रहा है। लेरिंजाइटिस और फेरेंजाइटिस हमारे जो लेरिंग्स फेरिंग्स होते हैं, जो हमारे लेरिंग्स फेरिंग्स होते हैं, अगर उनमें हमें इन्फेक्शन हो रहा है तो वो हमारा लेरिंजाइटिस और फेरेंजाइटिस में आएगा। फिर हमारा आ जाता है प्री स्कूल एंड मिडिल एज ग्रुप। प्री स्कूल में आपके टॉडलर्स आ जाते हैं और मिडिल एज ग्रुप जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं वो आ जाते हैं। मेनली अगर स्कूल्स में कैंटीन्स होती हैं, छोटा बच्चा है उसे नहीं पता कि खाना जो है वो कंटामिनेटेड है, साफ़ है नहीं है, सही तरह से बनाया गया है, हाइजीनिक तरीके से बनाया गया है, तो वो बच्चे ऐसी खाना खा लेते हैं तो उनमें एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है। फिर आ जाता है कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी कम है, अगर किसी इंसान में इम्यूनिटी कम है तो उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ जाता है जो कि हमारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि अगर किसी इंसान को टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो उस कंडीशन में उसे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। पहला है एनलार्ज टॉन्सिल्स, जो हमारे टॉन्सिल्स हैं वो एनलार्ज हो जाएंगे, जैसे ये एनलार्ज्ड हैं, ये हमारे एनलार्ज टॉन्सिल्स हैं, उनमें स्वेलिंग आने लगेगी, सोट होने लगेगा, जो हमारे गले में खराश होने लग जाती है, रफनेस जो आने लग जाती है, ये हमारी सोट होता है। फिर डिफ़िकल्टी इन स्वलोइंग, अगर हम कोई भी खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उस कंडीशन में हमें उसको स्वलो करने में हमें प्रॉब्लम आने लगेगी।
स्नोरिंग आपका आ जाता है। अगर किसी को सीवियर इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में जो है उसे स्नोरिंग होएगी। स्नोरिंग होता है खर्राटे लेना, जो मेनली जब हम रात को सोते हैं तो हमारे घर में जो लोग होते हैं बहुत बार वो खर्राटे लेते हैं। फिर फीवर आ जाता है, डिपेंड करता है हाई ग्रेड है या लो ग्रेड है। हाई ग्रेड और लो ग्रेड इसलिए कि जितना आपका इन्फेक्शन स्प्रेड होएगा या जितना आपका इन्फेक्शन सीवियर होगा उतना आपका टेम्परेचर हाई ग्रेड पे जाएगा, क्योंकि जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होने लगेगा। फिर आ जाता है फाउल ब्रीदिंग। फाउल ब्रीदिंग आपका होता है जो बैड ब्रीथ होती है। जो हमारी बैड ब्रीथ होती है ना। फिर आपका वॉइस इम्पेयरमेंट आपका आता है कि जो भी इंसान बोल रहा है वह प्रॉपरली बोल नहीं पाता है। बहुत बार होता है कि स्पीच डिफेक्ट्स आ जाते हैं, बहुत बार होता है कि अगर बोलना भी चाहता है तो थ्रोट इतना सीवियर होता है, ये टॉन्सिल्स इतने एनलार्ज हो जाते हैं कि उसकी आवाज़ नहीं निकल पाती है। फिर आपका नॉइसी रेस्पिरेशन आ जाता है। नॉइसी रेस्पिरेशन में वीजिंग साउंड आ सकती है। वीजिंग साउंड बहुत बार आती है। फिर वाइट पैचेस ऑन टॉन्सिल्स, जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं उनमें आपको वाइट पैचेस, जैसे आपके वाइट पैचेस हैं, या आपको शो होने लग जाते हैं। फिर हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आ जाते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। पहला आपका साइन एंड सिम्टम्स हम देख लेते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में जो अभी हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पढ़ा कि क्या क्या होता है। सोर थ्रोट होता है, फीवर होता है, फाउल ब्रीथ होती है, डिफ़िकल्टी इन स्वलोइंग होती है, वाइट पैचेस आने लगते हैं। हमारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनको हम जब हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो देखते हैं। फिर हमारा सेम हिस्ट्री कलेक्शन आ जाता है जिसमें कि हम पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा हम चेक करते हैं। पेशेंट का क्या नाम है, कहाँ से है, क्या उसकी चीफ कंप्लेंट्स हैं, क्या उसकी पास्ट प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री है, क्या उसकी पास्ट प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, पर्सनल हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी हिस्ट्री कलेक्शन में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन मेनली हमारा हेड टू टो एग्ज़ामिनेशन होता है। ठीक, हेड टू टो में हमारी सारे बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी साइट्स हमारी आ जाती हैं। इसके अलावा हमारी 4 टेक्निक्स होती हैं। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन, ऑस्कल्टेशन। ये हमारी 4 टेक्निक्स हमारी फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा थ्रोट एंड स्वैप कल्चर होता है, जिसमें कि जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है या जो हमारे टॉन्सिल्स के पास जो हमारा म्यूकस होता है, हम उसको स्वैप कल्चर करके जो है हम चेक करते हैं। फिर हमारा CBC आ जाता है, जिसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट भी कहते हैं। ये हमारा एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें कि हम पेशेंट को
क्या उसका हीमोग्लोबिन है, क्या उसके CBC RBCs हैं, WBCs हैं, सेडिमेंटेशन टेस्ट वगैरह इसमें हमारे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा मेडिकल मैनेजमेंट आ जाता है। मैनेजमेंट में हमारा मेन 3 तरह का होता है। पहला हमारा मेडिकल मैनेजमेंट होता है, सेकंड हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, थर्ड हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट होता है। मेडिकल मैनेजमेंट हमारा होता है जो हम फार्माकोलॉजी देखते हैं या जो हम मेडिसिन्स देखते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट हमारा होता है जो सर्जरीज और ऑपरेशंस किए जाते हैं। और नर्सिंग मैनेजमेंट होता है जो कि नर्सेस करती हैं साइन एंड सिम्टम्स को देख के। ठीक, इसमें हमारा मेडिकल मैनेजमेंट में पहले क्या आया, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मेनली हम देते हैं जब हमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक, आपका इन्फेक्शन और स्प्रेड ना हो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। एंटी एलर्जिक्स हमारी होती हैं जो कि हम एलर्जीज़ ना, बहुत से लोगों को किसी किसी चीज़ से एलर्जी होती है। नट्स होते हैं, आपके पीनट्स होते हैं, आपके ग्रीन वेजिटेबल्स में कुछ होते हैं, तो उस कंडीशन में हम एंटी एलर्जिक्स हम पेशेंट को दे सकते हैं। एनाल्जेसिक्स आपके होते हैं पेन किलर्स। एनाल्जेसिक्स आपके पेन किलर्स होते हैं। तो हमारे एंटीबायोटिक्स में हमने इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए अमॉक्सी दे दी। एंटी एलर्जिक्स में हमने एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए कि ज़्यादा बॉडी पे रैशेज़ ना हो, स्कार्स ना आए, तो हम लिवोसिट्राजिन दे देते हैं। और एनाल्जेसिक्स जो है हमारी जो पेन किलर्स होती हैं कि जो भी टॉन्सिलाइटिस की वजह से आपके हेडेक हो रहा है, फेशियल पेन हो रहा है, आपके टॉन्सिलाइटिस में आपके इचिंग और पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम उन्हें पेन किलर्स में डाइक्लोफेनेक दे सकते हैं। फिर हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट आ जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में मेनली हम टॉन्सिलेक्टमी करते हैं। 2 कंडीशन आती हैं हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट में। एक हमारी होती है प्लास्टी, एक हमारी होती है एक्टमी। प्लास्टी हमारी होती है प्लास्टी और एक्टमी। प्लास्टी हमारी होती है रिपेयरिंग, एक्टमी हमारी होती है रिमूवल। तो जो हमारा टॉन्सिलेक्टमी है वो मेनली जो हमारे टॉन्सिल्स हैं उनका रिमूवल है। जो हमारे टॉन्सिल्स हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। ये हमारे टॉन्सिल्स हैं, इनको अब ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे इनको रिमूव कर दिया है। यहाँ पे ये हमारे इन्फ्लेम टॉन्सिल्स हैं। ठीक, मेनली जो हम टॉन्सिलेक्टमी करते हैं उनके इंडिकेशंस क्या होते हैं। अगर किसी इंसान को रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, जो आपको पीरियोडिकली हो रहा है, या एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है जो आपको रिपीटेडली हो रहा है। फिर आपका आ जाता है एब्सेस अराउंड टॉन्सिल्स। एब्सेस हमारी पस फॉर्मेशन होती है। अगर किसी इंसान के टॉन्सिल्स में पस पड़ने लगे। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रीदिंग। ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रीदिंग से क्या मतलब हुआ, अगर आपको
ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रीदिंग क्या हुआ कि अगर कोई फॉरेन बॉडी इंसर्शन हो गया, ज़्यादा सीवियर स्वेलिंग है, उस कंडीशन में अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपका ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रीदिंग है। तो इस वजह से हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि वो लोग टॉन्सिलेक्टमी करा लें। फिर हमारा जनरल ऑप केयर आ जाता है कि अगर किसी इंसान ने टॉन्सिलेक्टमी कराई है तो उसके बाद हमें पेशेंट को क्या क्या और कैसे कैसे केयर देनी है। चेक द ब्लीडिंग साइड और सर्जरी साइड, दोनों आपने ब्लीडिंग साइड कि अगर ब्लीडिंग हो रही है या सर्जरी साइड, हो सकता है आपका एक टॉन्सिल रिमूव किया और दूसरा टॉन्सिल्स ना रिमूव किया, तो उस कंडीशन में आपको देखना है। और दूसरी कंडीशन आपकी क्या आती है कि अगर आपको टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिलेक्टमी हो गई है तो उसके बाद भी तो ब्लीडिंग नहीं हो रही है। सेकंड आपका आ जाएगा कि आपको ब्लीडिंग का कलर चेक करना है कि कितना कैसा कलर है, कैसा नहीं है। ब्राइट रेड कलर है, फ्रेश ब्लड आ रहा है, या आपका जो आपका कंसील्ड हो गया है ब्लड या कैविटी में रुक गया है ब्लड, वो आउट हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कराना। डिपेंड करता है पेशेंट कंफर्टेबल किस पोजीशन में है, हो सकता है सुपाइन में हो सकता है साइड लाइन में हो सकता है पॉलर पोजीशन में हो, ये आपकी नर्सिंग पोजीशंस हैं। डिपेंड करता है पेशेंट कौन सी पोजीशन में कंफर्टेबल हो रहा है। फिर आप नेक्स्ट क्या आपका आएगा कि आपको पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देनी है। बहुत बार होता है पेशेंट्स को नहीं पता रहता टॉन्सिलाइटिस क्या है, या पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं उन्हें नहीं पता रहता कि क्या है, कैसा इन्फेक्शन है, किस वजह से होता है। तो उसके लिए आपको उन्हें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी, आपको उनको ये चीज़ बतानी होगी कि क्या डिज़ीज़ है या क्या इन्फेक्शन है और कैसे कैसे ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यूज़ एल्कलाइन माउथ वॉश एंड वार्म सलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन माउथ वॉश आपके आ जाते हैं जिनमें आपका पीएच लेवल 7 से ज़्यादा हो, ठीक, एसिडिक ना हो जैसे आपके लिस्ट्रिन्स वगैरह होते हैं। और वार्म सलाइन सॉल्यूशन डिपेंड करता है, अगर आप घर पे गुनगुने पानी से भी जो है गार्गल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है अ लिक्विड और सेमी लिक्विड डाइट गिवन फॉर पेशेंट। हम टॉन्सिलेक्टमी के बाद पेशेंट को एकदम से सॉलिड डाइट नहीं देते, या तो हम लिक्विड डाइट सजेस्ट करते हैं कि आप लिक्विड दें या सेमी लिक्विड डाइट लें। सेमी सॉलिड भी नहीं, सेमी लिक्विड डाइट हम पेशेंट को सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है अवॉइड स्पाइसी हॉट एंड एसिडिक फूड। ज़्यादा गर्म खाना, ज़्यादा मसाले वाला खाना या ज़्यादा एसिडिक खाना हम पेशेंट को पोस्ट ऑप के बाद नहीं देंगे। नेक्स्ट आपके डूज एंड डोंट्स आ जाते हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए अगर हमें टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, क्या क्या नहीं करना चाहिए। पहला आपके डूज आ जाते हैं, इसमें क्या है सॉल्ट वाटर गार्गलिंग टू स्मूथ द थ्रोट। जो आपकी थ्रोट कैविटी है वहाँ पे हम सॉल्ट वाटर गार्गलिंग कर सकते हैं। नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर लेके उसमें नमक डाल के हम गार्गल कर सकते हैं। हैव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड रेस्ट कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड माने जो आपकी लिक्विड डाइट है वो आप ज़्यादा ले सकते हैं। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली ना, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद तो हमें हाथ धोने हैं और थॉरली धोने हैं। कवर योर माउथ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। अगर आपको खांसी हो रही है, कफ हो रहा है, अगर आपको स्नीजिंग हो रही है, छींक आ रही है, तो उस कंडीशन पे आपको अपना माउथ कवर करना है। अगर आपके पास हैंकरचीफ नहीं है तो आप अपनी एल्बो भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि आपको कफिंग और स्नीजिंग हो रही है और आप एक ओपन एनवायरनमेंट में कफिंग और स्नीजिंग कर रहे हो, आपके साथ जो लोग बैठे हैं आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो उन पे जाएँ। क्लीन योर हाउस ऑफन टू गेट रिड ऑफ डस्ट एंड एनिमल्स। जो भी आपका घर है उसको आप क्लीन रखें, ज़्यादा धूल मिट्टी ना हो और एनिमल्स ना हो, जो आपके पेट एनिमल्स होते हैं वो ना हो, अगर वो हैं तो उनसे आप एक दूरी मेंटेन करके रखें। नेक्स्ट हमारा डोंट्स आ जाता है। डोंट्स में क्या है, अवॉइड ऑयली एंड फ्राइड फूड लाइक चिप्स, पराठास,
फ्रेंच फ्राइज एक्सेट्रा। आपको ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। अवॉइड कोल्ड फूड एंड ड्रिंक, ठंडा खाना या ठंडा पीना। ठंडा खाना मतलब अगर आपने फ्रिज से निकाल के कोई चीज़ खा ली या कोल्ड ड्रिंक या ज़्यादा ठंडा पानी आपने पी लिया, वो आपको नहीं पीना है। अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जो भी बंदा इन्फेक्टेड है आपको उससे दूर रहना है। सेल्फ मेडिकेशन, जो भी आपको मेडिसिन प्रोवाइड कराई गई हैं, हमने मेन 3 मेडिकेशंस देखी थी, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटी एलर्जिक्स। ये मेन 3 मेडिसिन्स हैं, तो ये आपको सेल्फ मेडिकेशन करना है, आपको अपने से ही दवाई लेनी है। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है ओवर एक्सक्रीशन। ओवर एक्सक्रीशन क्या होता है, अगर आपको म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है तो आप जो अपनी नोज़ ब्लो करोगे वो ज़्यादा एक्सट्रीम पे ना करें। थैंक यू।